हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट 3। ये हमारी टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट है या यूनिट टेस्ट तीसरा है, जिसके टॉपिक रोटेशनल मोशन और वर्क एनर्जी पावर थे। आपने किए भी होंगे, रिजल्ट भी इस बार बहुत अच्छे हैं बच्चों के। चलिए हम हर एक क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। हाँ जी, डिस्कस करने से पहले दो बातें हैं जो हमें कहनी है, जो आपके क्वेश्चंस के रूप में हमारे पास आए हैं। पहली बात तो ये है कि कई सारे बच्चे टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं एक्चुअली, तो उनके लिए एक सोल्यूशन, उनका जो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो हम एक वीडियो में बता देंगे, जिससे टेस्ट कैसे देना है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। वैसे तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। जैसे डाउनलोड करेंगे तो होम पेज पे नीचे बैच का ऑप्शन आएगा, आप बैच पर टिक करेंगे। यदि आप पेड कोर्स में हैं तो आपको दोनों कोर्स दिखाई देंगे, फ्री टेस्ट का और पेड का। यदि आप फ्री टेस्ट ही देना चाहते हैं, पेड आपने अभी नहीं किया है, तो आपको केवल फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप उस पर जैसे टैप करेंगे तो ऊपर की तरफ, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल स्क्रीन है, तो मोबाइल स्क्रीन में यहाँ आपको फ्री टेस्ट दिखाई देगा। जैसे इसको टैप करेंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ टेस्ट आ जाएगा एक ऑप्शन, मतलब अटेंडेंस आएगा, ओवरव्यू आएगा, यहाँ पर टेस्ट का ऑप्शन होगा। आप टेस्ट पर टिक करके टेस्ट को रन कर सकते हो। जैसे टेस्ट पर टिक करोगे तो पहला यूनिट टेस्ट दिखाई देगा आपको, ओके। और यहाँ पे होगा अटेम्प्ट का ऑप्शन, आप अटेम्प्ट पर टिक करना। वो जो रूल रेगुलेशन बताए टेस्ट के बारे में वो उसके लिए एग्री करना और आपका टेस्ट चालू हो जाएगा। टेस्ट जब चालू होगा तो उसका भी एक बार ओवरव्यू दे दें। यहाँ आपके ऑप्शंस आ जाने हैं, यहाँ आपका टाइमर चलेगा और यहाँ प्लस और माइनस के साइन भी है। यदि आप उसको जूम करके देखना चाहते हैं तो प्लस माइनस का साइन इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इस पेज पे क्वेश्चंस है वो यदि आपने पूरे कर लिए हैं तो आप इस पर टैप करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज खुलेगा, और इस क्वेश्चन से बैक जाना चाहते हैं तो आप इस पर टैप करेंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। क्वेश्चन पेपर होने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपका एक्यूरेसी, आपका टाइमिंग, आपका कितना रिजल्ट है, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं और बाकी के लोगों की तुलना में आपका रैंक क्या है। 3 टॉपर्स को हमने दिखा रखा है वहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही दिखाते हैं, तो सब कुछ रैंक आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, हमने आपको बता दिया। दूसरा एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि कई सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सब टेस्ट का जो सोल्यूशन वीडियो है वो सेम डे आप डाल सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा तो ये मानना था कि यदि आपने आज टेस्ट दिया है तो आज उस टेस्ट के साथ आप खुद रहें, उस टेस्ट के साथ बातें करें, कहने का मतलब उसको खुद से सॉल्व करें, नई नई चीज़ों को ढूंढें और सॉल्यूशन वीडियो नेक्स्ट डे देख लें। लेकिन यदि आपकी डिमांड ऐसी है तो कोई इशू नहीं है, हम सेम डे भी इवनिंग में आपको सॉल्यूशन वीडियो दे देंगे, जिससे आप अपना सॉल्यूशन कर पाएँ। सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट 3 के सॉल्यूशंस के बारे में। हाँ जी, इसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है इसका, एक पार्टिकल का मास 2 kg है, m बराबर जो है वो 2 kg दिया है और कण पर 3i कैप प्लस j कैप का फोर्स लग रहा है। एक फोर्स है 3i कैप प्लस j कैप का, ओके। एक पोजीशन वो चेंज करता है 2i कैप प्लस k कैप से जा रहा है वो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप पर। देन कैलकुलेट द वर्क डन। वी नो दैट W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर। आप जानते ही होंगे, ये स्केलर क्वांटिटी है, यह स्केलर वेक्टर है, अदिश गुणनफल है। तो अदिश गुणनफल दो सदिशों के बीच में होगा और इन दोनों का जो रिजल्ट है वो स्केलर होगा, अदिश होगा। वापस बता रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट की जो कंडीशन है वो ये है कि प्रोडक्ट होने के बाद हमारा रिजल्ट है वो स्केलर आना चाहिए। और वेक्टर की क्या कंडीशन है, वेक्टर की कंडीशन ये है कि यदि दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक वेक्टर आना चाहिए। ये आप जानते होंगे फॉर्मूला टॉर्क का होता है, ये वर्क का होता है, और टॉर्क और वर्क की जो डायमेंशन है वो भी सेम होती हैं। ये है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आप याद रखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं फोर्स की। तो W, हमारे पास फोर्स तो दिख रहा है,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या तरीका है, यदि ये S1 है, यदि ये पोजीशन S2 है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा S वेक्टर वो होगा S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर। आप यहाँ S2 का वैल्यू लिखिए 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, 4i कैप 3j कैप माइनस k कैप, और माइनस कीजिएगा S1 को, दैट इज 2i कैप माइनस k कैप। आप देखेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा 2i कैप, हाँ जी, और 3j कैप और माइनस 2k कैप। ये आपका S वेक्टर है। आप फोर्स के संग इसका स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए i का i से कीजिए, कितना आ रहा है 3 2 6, और आप j से j का कीजिए, कितना आ रहा है 3, दैट इज 9 जूल। आई थिंक ऑप्शन जो है, हाँ 9 जूल है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ ये अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक ग्राफ आपको दे रखा है, फोर्स का और डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का। तो ध्यान से समझना, ग्राफ जब भी आपको दिया जाए तो दो ही कंडीशन बनती है, या तो दिए गए ग्राफ का, चलो ये तो ऐसा कुछ दे रखा है, या तो दिए गए ग्राफ का आप स्लोप निकालोगे, या दिए गए ग्राफ का आप एरिया निकालोगे। इसके अलावा ग्राफ से आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। दो इन्फॉर्मेशन ग्राफ से ली जाती हैं। जितने भी क्वेश्चंस ग्राफ के आते हैं, चाहे वो काइनेमेटिक्स में आए, वर्क एनर्जी पावर में आए, या किसी भी चैप्टर से हो, सिंपल सा तरीका होता है, यदि आप एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे हैं तो इसका जो स्लोप है dx अपॉन dt वो बताएगा वेलोसिटी को, लेकिन इसका जो एरिया है, ये तो इसका स्लोप है, और ये जो इसका एरिया है x इंटू टी, ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो कहने का मतलब xt जो ग्राफ होगा, आप उसके स्लोप से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका एरिया आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, या कैलकुलेट कर पाओगे तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलेगी। बात करें यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो इसमें इंफॉर्मेशन ये होती है कि यदि इसका आप स्लोप कैलकुलेट करते हैं, स्लोप का मतलब जानते होंगे, ये दो लाइनें यहाँ खींचना है, दो लाइनें यहाँ खींचना है, ये आएगा dB, ये होगा dt। तो ये जो एंगल है थीटा, इसको tan थीटा से भी लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू dB अपॉन dt, दैट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, BT ग्राफ। ये आपको देता है इंफॉर्मेशन एक्सेलरेशन की। लेकिन यदि आप इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया आएगा v इंटू टी, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट x। तो कहने का मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है, सॉरी, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमारे tan थीटा या एक्सेलरेशन की इन्फॉर्मेशन देता है, और BT ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन देता है। वैसे ही हमारा फॉर्मूला क्या है वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ है, तो इसका जो एरिया यदि निकालोगे तो किसको देगा, वर्क को देगा। तो आपका जो क्वेश्चन 2 है उसमें आपको एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए एरिया देखिए, कर्व जिस तरह का हमको दिखाई दे रहा है उसमें दो तरह के एरिया बन रहे हैं। पहला बड़ा सिंपल सा है, ये वाला पोर्शन, और दूसरा ये है, ये एक राइट एंगल है, एक आयत है, और हम जानते हैं ये 3 7 12 है, और ये जो है वो 2 है, ये 0 है। तो एरिया 1 प्लस एरिया 2, एरिया 1 क्या है, लेंथ इंटू विड्थ, ये कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 0, ये आ गया आपका एरिया नंबर 1 प्लस एरिया 2। यदि ये ट्राइंगल है तो 1/2, बेस 12 माइनस 7 5, और हाइट 2। हाइट तो देखो यहाँ से यहाँ तक 2 ही है, तो देखिए क्या लिखेंगे, दैट इज द 4 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया 5, दैट इज 13 जूल। तो अब इसका ऑप्शन हो गया डी। ये सबका आई थिंक ठीक होगा। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला जो है, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन वास्तविकता में बहुत अच्छा है, आप सबका उम्मीद है आंसर आया होगा, और यदि नहीं आया तो हम बात कर लेते हैं।
उसमें कहा गया है कि एक स्प्रिंग को मेज से खड़ा हुआ रखा गया है, मतलब एक स्प्रिंग है वो इस पोजीशन में है, ठीक है, और ये यहाँ पे रखी हुई है। एक पार्टिकल जो है वो है h हाइट पे है, ऐसा उसने कहा है, ठीक है। यदि इस पार्टिकल को छोड़ दिया जाता है तो स्प्रिंग की जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी हो जाती है, मतलब ये थोड़ी सी दब जाती है और हमारा मास आ जाता है यहाँ। तो ये जो स्थिति है, ये जो जितना वो उसने दबाव लिया है, ये जितनी वो दबी है वो है D। तो कह रहा है कि इस प्रोसेस में टोटल वर्क डन बताइए। देखो वर्क डन का क्या तरीका है, वर्क डन का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले तो ये देखें कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो देखो इस सिचुएशन में इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है और स्प्रिंग भी हमारी 0 वेलोसिटी में है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा, ठीक, इसका काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। अब हमने जैसे इसको छोड़ा तो छोड़ने के बाद अभी आप इस स्थिति में आ गया तो अभी भी ये रेस्ट में है, तो कहने का मतलब पहले भी रेस्ट में था, इसकी पहले भी काइनेटिक एनर्जी 0 थी और बाद में भी काइनेटिक एनर्जी 0 है। और हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स का क्या तरीका होता है कि यदि एक पॉइंट से आप चले और आपका जो काइनेटिक एनर्जी यदि ½ mv² है और यदि आप लौट के उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हैं, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आप चले, आपका जो काइनेटिक एनर्जी ½ mu² है और आप लौट के वापस आ गए, तब भी आपका काइनेटिक एनर्जी यदि mu² है तो हम कहेंगे कि आप कंजर्वेटिव फोर्स में काम कर रहे हैं। तो वही तरीका है, इन दोनों केसों में ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स लगा हुआ है और हम जानते हैं कि दोनों कंजर्वेटिव हैं, दोनों संरक्षिबल हैं। तो कैसे वर्क डन निकालते हैं, W बराबर आपने पढ़ा होगा -ΔU, मतलब माइनस डेल्टा की जगह हम लिख सकते हैं ΔU, ठीक है, ओके। इसको लिख सकते हैं U फाइनल - U इनिशियल। इसका मतलब U फाइनल निकालना पड़ेगा, U इनिशियल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इससे अपन निकालते हैं इनिशियल वाली कंडीशन। तो देखो U इनिशियल कैसे निकालेंगे, स्प्रिंग में तो हम मान लेते हैं कि इसका रेफरेंस पॉइंट है, x बराबर इसको 0 मान लें, तो हम क्या देखेंगे कि इस सिचुएशन में स्प्रिंग में कोई भी चेंज नहीं है, स्प्रिंग रेस्ट में है, इसके अंदर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, केवल इसके पास अपनी एनर्जी है। और कितनी एनर्जी है, ये तो डिस्टेंस हो गई, ये h हो गई, तो ये टोटल कितनी हो गई, ये हो गई h + d। तो हम क्या कहेंगे कि U इनिशियल है m, यदि इसका मास मान लें तो g और h + d। बात करते हैं फाइनल कंडीशन की। तो फाइनल कंडीशन में क्या होगा कि ये अब जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे आ चुका है, ये स्प्रिंग दब गई है, तो सिचुएशन में जो टोटल एनर्जी है वो है ½ kd²। आप कहेंगे सर जी क्या ग्रेविटेशनल एनर्जी नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो मास है वो रेफरेंस पॉइंट पे आ गया है, तो d भी 0 हो गई, h भी 0 हो गई, किसके लिए, मास के लिए। तो यहाँ पे केवल इसके पास एनर्जी है तो हमने ये लिख दिया। चलिए हम वैल्यू रख देते हैं। तो W बराबर, हाँ जी, क्या लिखेंगे, m माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर लो, ठीक रहेगा, U इनिशियल - U फाइनल लिख देते हैं। U इनिशियल कितना है mg h + d और फाइनल कितना है ½ kd²। तो आपका आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन आई थिंक ए है। वापस समझा रहे हैं, देख लो। सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स में काम कर रहे हैं, आपको पता है, क्योंकि हमने देख लिया दोनों की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल बराबर आ रही है, मतलब 0 है तो 0 आ रही है। यहाँ हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया x बराबर 0, पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है इनिशियल कंडीशन में, तो हमने देखा रेफरेंस पॉइंट से कितनी ऊंचाई पे रखा है, h + d पे, इसलिए इसकी इस समय जो एनर्जी है वो होगी mg h + d। इस सिचुएशन में स्प्रिंग में कोई भी चेंज नहीं है, इस वजह से स्प्रिंग की जो एनर्जी वो हमने 0 लिख रखी है, कोई चेंज नहीं रखा। चलिए बात करते हैं अगली कंडीशन की। जब ये नीचे आ गया है तो इस समय हमारा जो पार्टिकल है वो रेफरेंस पॉइंट पे आ गया है, इस वजह से इसकी एनर्जी होगी 0 और स्प्रिंग में एनर्जी कंजर्व हो गई, वो कितनी ½ kd²। तो हमने फाइनल एनर्जी, इसको U फाइनल लिख सकते हैं, ये होगी ½ kd²। हमने माइनस का मल्टीप्लाई अंदर किया तो इसको UI - UF लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू लिखा, ऑप्शन आ गया आपका आई थिंक ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक लंबे स्प्रिंग को 2 सेमी से खींचा जाता है, मतलब एक स्प्रिंग को, जो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट है वो 2 सेंटीमीटर का है, तो बताइए व्हाट इज द
यदि उसको 10 सेंटीमीटर तक खींचे जाए तो एनर्जी क्या होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। हाँ जी, एक स्प्रिंग को खींचा गया है तो हम क्या देखेंगे, एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, और पहले उसको 2 सेंटीमीटर तक खींचा गया है तो हाफ के 2 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1/2 के और 4, ये है u इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, 10 सेंटीमीटर तक खींचा जाए तो ओके सर वहाँ खींच देंगे तो u डैश हाफ के 10 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हाफ के 100। ओके, तो देखिए यदि हम दोनों को डिवाइड कर दें तो u बराबर हाफ के 4, क्या दिखेगा, u डैश अपॉन u बराबर 25, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 25 टाइम्स, तो हम क्या देखेंगे, u डैश बराबर 25u। आपका ऑप्शन है ए इज़ करेक्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये बड़ा साधारण सा है, क्वेश्चन नंबर 5वां। अच्छा ठीक है, इसमें ये तो हम करवा ही चुके हैं, हमने इसमें भी आपको जो है वर्क डन निकालने के लिए दिया है और ग्राफ दे रखा है। तो जैसे ग्राफ देखे तो आप देख लीजिए स्लोप से आंसर आएगा या एरिया से आएगा। तो चलिए, यदि एरिया से आंसर आ रहा है तो आंसर आ जाएगा इसका 13.6 जूल। आप लिखेंगे W बराबर एरिया 1 प्लस एरिया 2। पहला रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। दूसरा ट्राइंगल है तो वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा 13.5, मतलब 13.5 जूल, और ऑप्शन है इसका बी। अगला देखते हैं, एक 250 न्यूटन का जो फोर्स है वो 75 kg द्रव्यमान को एक पुलिस के सहारे खींचता है, तो रस्सी 12 मीटर खींची जाती है तो द्रव्यमान 3 मीटर चलता है। ओके ओके ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें पूछा गया आपसे एफिशिएंसी, हम उसको नीटा से शो कर लेते हैं। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि जितना भी आपका आउटपुट मिला है आपको, आउटपुट वर्क निर्गत कार्य है, और जो आपने इनपुट दिया है, यही तो एफिशिएंसी है कि उसने कितना काम किया। चलिए आउटपुट काम देखो क्या किया उसने। चलो पहले इनपुट को देख लेते हैं। सर उसने 25 न्यूटन का तो फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट किया उसने 12 मीटर का, क्योंकि रस्सी को 12 मीटर खींचा है। और हमारा आउटपुट क्या मिला हमको कि सर जो 75 ग्राम का वेट है, 75 ग्राम का वेट मतलब जी का गुणा कर दो इनटू, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया 3 मीटर का। वापस समझ लीजिए इनपुट वर्क क्या है सर, 250 न्यूटन की फोर्स ने स्ट्रिंग को 12 मीटर तक खींच दिया, तो ये इनपुट। आउटपुट क्या है, इससे हुआ क्या कि 75 kg का जो वेट है, वेट के लिए हमने जी का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि फोर्स बनाना है। 75 kg का जो वेट है वो 3 मीटर तक बाहर आ गया। तो हम क्या देखेंगे, आ जाओ 4, ये 3, ये 10, और ये 10 है ही ऑलरेडी 30 अपॉन कितना आ गया 40, कितना आ गया 3/4, दैट इज 0.75, और परसेंटेज देखोगे तो 75%। ऑप्शन कौन सा है इसका, हाँ जी ऑप्शन है बी 75%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक 30 ग्राम के एक कण पर फोर्स लग रहा है x बराबर 3t माइनस 40 स्क्वायर प्लस टी क्यू, जहाँ x मीटर में t टाइम में है। ओके, 4 सेकंड में किया गया कार्य निकालना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सब जो मास है वो है 30 ग्राम का, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 30 × 10⁻³ kg। ओके, एक उसने इक्वेशन दी है, डिस्प्लेसमेंट की है, x बराबर 3t - 4t स्क्वायर प्लस टी क्यू। वर्क डन पूछ रहे हैं भाई साहब, तो हमारा दिमाग काम करना बंद इसलिए कर देता है कि फोर्स तो है ही नहीं, वर्क डन कहाँ से आएगा। और उसने 4 सेकंड में पूछा है, ये भी प्रॉब्लम है। तो वर्क डन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, वर्क डन के लिए चाहिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो इसको ऐसे लिख दो, ये चाहिए, फोर्स भी हो डिस्प्लेसमेंट भी हो। और उसने तो किस पे पूछा है, एट t बराबर 4 पे चाहिए। ये दोनों चीज़ें अपन को t बराबर 4 सेकंड पे चाहिए। तो विस्थापन से
फोर्स को निकालने के लिए हम जानते हैं कि F बराबर ma होता है, और यदि हम x से a निकाल दें तो काम हो जाएगा। तो चलिए इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे dx अपॉन dt, तो ये मिलेगा हमको वेलोसिटी, और आपका आंसर आ जाएगा 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर। चलिए एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिएगा dv अपॉन dt, तो आपको एक्सेलरेशन देगा दैट इज 0 माइनस 8 प्लस 6t। यदि आपको एट t बराबर 4 सेकेंड पे निकालना है तो 4 रखिए, हाँ जी, माइनस 8 प्लस दैट इज 24 हो गए, कितना आ गया 60 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यह आ गया इसका एक्सेलरेशन। आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ से 3 आ जाएगा दैट इज 8t, और यह आ जाएगा 3t स्क्वायर। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 8 ठीक 4 और 24 हो गए, तो माइनस 8 16। ओके, एक्सेलरेशन आ गया। मास का मल्टीप्लाई कर दें, हाँ जी, F निकालें तो m a होता है। व्हाट इज द m? 30 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई कितना है 16। तो हम क्या देखेंगे 16, 48 और 10⁻² न्यूटन कर देते हैं। ओके, क्या पूछा है? वर्क डन पूछा है, तो ठीक है, हमको पोजीशन भी चाहिएगी, तो पोजीशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं x इक्वल टू t बराबर 4 पर, तो 3 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। तो आप क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करना, जो भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 135 जूल, सॉरी आपका आंसर आएगा 576 जूल। ठीक है, पोजीशन में x बराबर 4 रखोगे, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई 48 से कर देना, 576 जूल आ जाएगा, और ऑप्शन इसका ए है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 kg का एक पार्टिकल है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन दे रखा है उसने। देन कैलकुलेट x बराबर 0 टू x बराबर 5 वर्क। ये अभी आप कर सकते हैं, बड़ा ईजी है। dw बराबर f डॉट dx और w बराबर f डॉट dx, ये इसको f dx लिख देंगे। w बराबर, हाँ जी, फोर्स क्या दे रखा है, फोर्स है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और यह आ जाएगा dx। लिमिट उसने कहा है कि सर 0 से 5 तक चाहिए, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, हम तो एक बार सॉल्व कर देते हैं, बाकी लिमिट आप रख लेना। माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x³ अपॉन 3, और यह आ जाएगा 0 से 5। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा इसका 135 जूल। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखें। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे आते हैं। दो पार्टिकल हैं m एंड 4m, समान गतिज ऊर्जा रखते हैं दोनों पार्टिकल, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल है। देन कैलकुलेट द लीनियर मोमेंटम का रेशियो निकालना है। तो लीनियर मोमेंटम देखो, ये ध्यान रखा करो, क्वेश्चन आपको खुद हिंट दे रहा है। वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी हमने दे दी, मास हमने दे दिया, अब आपसे लीनियर मोमेंटम पूछ रहे हैं, देखिए संवेग पूछ रहे हैं। तो ये मतलब दे रहा है, वो ये कहना चाहता है कि आप काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगाओ, वो आपको बता रहा है। यदि ये पहले पार्टिकल की है तो ये सब पहला आ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी यदि दूसरे पार्टिकल की है तो ये सब दूसरे के लिए आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या देखेंगे, दोनों एनर्जी तो बराबर हैं, तो इसको इधर ला सकते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, एनर्जी बराबर दे रखी है ना। चलिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। हाँ, P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो
m1/m2। ऑप्शन देखो क्या आ रहा है, अच्छा अभी आया नहीं है, ओके। और मास हमने क्या किया, m1 m2, m1 कितना है 4 है, ओके। ये कितना है जी, ये 1 है, ये 4m है, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो P1/P2 क्या निकालेंगे, रूट 1/4, दैट इज 1/2। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी सेम ऐसा ही है, हमको करवाने की वैसे आवश्यकता नहीं है पर फिर भी हम करवा देते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है पार्टिकल का मास m1, वेलोसिटी v1, दूसरा पार्टिकल m2 v2, यदि दोनों का मोमेंटम बराबर है, इस क्वेश्चन में एनर्जी बराबर थी, इसमें मोमेंटम बराबर है। चलिए यदि दोनों केस का मोमेंटम बराबर है तो एनर्जी में रिलेशन बताओ यदि m1 इज ग्रेटर देन m2 हो। तो चलिए वो सीधा सीधा बता रहा है, फॉर्मूले में P होना चाहिए, m होना चाहिए और E होना चाहिए। तो आ जाओ फिर, हाफ, ये ठीक नहीं लगेगा, ऐसा लिख देते हैं। यदि 1 के लिए तो 1 लिख देंगे, 2 के लिए चाहिए तो 2 लिख देंगे। चलिए डिवाइड कर दें, आ जाओ, ये दोनों तो बराबर हैं, चलो फिर भी एक बार समझाने के लिए लिख देते हैं। कैंसिल आउट हो गए क्योंकि बराबर है, आंसर आ गया m2/m1। कंडीशन दे रखी है m1 बड़ा हो, यदि ये बड़ा होगा तो इसको छोटा होना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, E1 लेस देन कैसा होगा, E2 होगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। यदि m1 बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, m2 छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है जो हमने करवाया था। कौन सा था क्वेश्चन, 7। एक बार चेक कीजिए, सभी लोग चेक करें। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो बिल्कुल इक्वल है किसके, क्वेश्चन नंबर 11 के, केवल तरीका अलग है क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस को हम एक बार जो है अलग तरीके से भी देने की कोशिश करते हैं, आपने देख ही लिया होगा। इसमें भी आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है s 1/3 t², और आपसे वर्क डन पूछा है 2 सेकंड पे। तो क्या करेंगे, बड़ा साधारण सा तरीका है, मास भी आपको पता है 3 kg है, तो वेलोसिटी निकालेंगे, एस रिलेशन निकालेंगे, कितने पे, t बराबर, जरूरत ही नहीं पड़ेगा इसका, तो आई थिंक 2/3 t, और ये आ गया 2/3, और t बराबर कितने पे आएगा, ये 2 सेकंड पे। क्या निकालना है जी, मास का मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल लीजिए। मास कितना दे रखा है, 3 kg है, तो m × a, 3 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो यह आ गया 2, ठीक, क्योंकि 3 × 2/3, 3 से 3 कट गया ना, तो 2 आ गया। आपसे क्या पूछा गया है, वर्क डन, तो W बराबर 2, डिस्प्लेसमेंट देखिए, इसमें t बराबर 2 सेकंड पे 4/3 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी तो चाहिए ना, t बराबर 2 सेकंड पे, तो 2 रखिए यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, 4/3 डिस्प्लेसमेंट आ गया, 8/3 आंसर आ गया आपका। ऑप्शन कौन सा है, बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो 12 नंबर का क्वेश्चन है रियल में बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि इसके 2 तरीके हैं। पहला थोड़ा ट्रिक है, ट्रिक क्या आप जानते हैं वैसे उसको, लेकिन अच्छा तरीका है। और दूसरा जो है वापस बता रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि इसको आप इजी वे में कर सकते हो डायमेंशन से, और आप चाहो तो लेंथी मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलते हैं पेपर में, ये आपके बुद्धि और विवेक को चेक करने के लिए आते हैं। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, ए इंजन पंप्स द वाटर कंटिन्यूसली, एक जो इंजन है वो पानी को पंप कर रहा है, जो पानी बाहर निकल रहा है उसका वेलोसिटी यदि v है, और जो पानी बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी यदि v है, कह रहा है मास पर यूनिट लेंथ जो है वो dm अपॉन जो dl है उसने दे रखा है स्मॉल m है। देन कैलकुलेट द रेट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू द वाटर, जो जल को काइनेटिक एनर्जी दी जा रही है उसका रेट बताइए, उसका दर बताइए। तो कहने का मतलब हमसे पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, रेट का मतलब सीधा सीधा टाइम से होता है, तो ½ m
एक काम करते हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, हाफ mv²। इतना करने की वैसे आवश्यकता भी नहीं है, रेट पूछा है तो कहीं ना कहीं वो ये चाहता है, यदि काइनेटिक एनर्जी है तो dE/dt चाहता है, वेलोसिटी तो नियत है तो dm/dt आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है, इस क्वेश्चन को आप एक तो डायमेंशन से कर सकते हैं और दूसरे फॉर्मूले से। डायमेंशन से कैसे करेंगे, आप उसके ऑप्शन चेक कीजिए। सब ऑप्शन है, एक mv², दूसरा है हाफ mv², तीसरा है हाफ m²b² और चौथा है हाफ mv³। देखो यहीं से आंसर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसने पूछा है काइनेटिक एनर्जी का रेट, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन है, उसमें t का भाग लगना चाहिए, तो ये आंसर तो होने से रहे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो इसका आंसर आएगा नहीं। उसने रेट पूछा है तो रेट वाला आंसर आना चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं। इसको कैसे चेक करेंगे, इसको ऐसा लिख दें। अब ये क्या है, ये जूल में काइनेटिक एनर्जी है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए जूल बटे टाइम, क्योंकि उसने रेट पूछा है काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, तो ये जूल में है। और मास अभी उसने क्या बताया था, ये है मास पर यूनिट लेंथ, तो ये क्या आ रही है m1 L1 आ रही है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। बात करते हैं इसकी, 1/2 mv² तो हमारी क्या हो गई, जूल में हो गई, ठीक, ओके। मल्टीप्लाई बाई क्या कर रहे हैं, b से, b क्या होता है लेंथ अपॉन टाइम, लेकिन हमारा जो मास है वो क्या है, वो है मास अपॉन लेंथ, क्योंकि हमारा मास क्या दे रखा था, मास पर यूनिट लेंथ। देखो लेंथ से लेंथ कट गई, क्या आ गया, हाफ mv²/t, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये तो हमने इतना ड्राइव किया है तो टाइम लग रहा है, वैसे आप सीधा सीधा डायमेंशन देके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और ध्यान रखना, किसी भी यदि क्वेश्चन को आप कर भी रहे हो क्वेश्चन पेपर में, तो उसके ऑप्शन को पहले देख लेना एक बार ठीक रहता है, चाहे आपको कितने अच्छे से आता है, लेकिन आप देख लीजिए। कई बार क्या होता है, सीधा हमको आंसर दिख जाता है, कई सारे क्वेश्चन में दिखेगा, आपको बताएंगे। चलिए, अरे ये क्यों हटा दिया, कोई बात नहीं। पहला तरीका तो बता दिया, ऑप्शन इसका 4 है। चलो फिर भी दूसरा तरीका देखते हैं। हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ mv² और हमको रेट निकालना है, तो d/dt बराबर हाफ dm/dt b²। b इसने कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, इस वजह से इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया, मास चेंज हो रहा है, तो हमको dm/dt चाहिए। उसने दे क्या रखा है, dm/dl दे रखा है, तो इसको ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हम भाई, इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख दिए। ये dm/dt, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा उल्टा बनाते हैं, ये तो फिर थोड़ा सा तकलीफ कर देगा। हमको चाहिए dm/dt और हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ये दे रखा है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया है, पहले वाले का बिल्कुल इन्वर्स लिख दिया है बस, dl/dt, ठीक है। ये दे रखा है, ये कितना है आपको, स्मॉल m दे रखा है, लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी है। चलिए, तो dm/dt क्या आ गया, m/v, यहाँ वैल्यू लिख दीजिए, कहाँ है, ये रहा, dE/dt बराबर हाफ, इसका वैल्यू क्या है mv और एक b एज इट इज है हमारे पास, तो हाफ mv³, ये आ गया रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए हम इंक डालते हैं पेन में। हाँ जी, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, ये क्या कहता है आपसे, 1 kg मास का एक पार्टिकल है जिसका फोर्स टाइम डिपेंडेंट है, ओके, ठीक है। गति प्रारंभ करता है तो t टाइम द्वारा बराबर शक्ति क्या होगी, निकाल सकते हैं। शक्ति का फॉर्मूला देखें आप, पावर होती है W/टाइम, लेकिन यहाँ पे वक्त और टाइम तो है नहीं, फोर्स है, तो क्या करें, दूसरा तरीका भी है, इसको खोल लीजिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स तो है ही, इसको क्या वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो पावर का यह फॉर्मूला भी होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स आपको पता है, फोर्स तो हमको गिवन है, कितना है
2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। लेकिन हमको वेलोसिटी नहीं पता, लेकिन हमको पता है फोर्स से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और मास दे रखा है 1 kg, तो इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी यही आ जाएगा जितना ये लिखा हुआ है आपका, वो एक्सेलरेशन होगा। ओके, क्या से करोगे, ये होता है सर a बराबर v dt होता है। तो सॉरी शायद हमने उल्टा लिख दिया है। हम जानते हैं a बराबर dv अपॉन dt, तो हम dv निकालना चाहते हैं तो a dt लिखेंगे, और v निकालना चाहते हैं तो a dt लिखेंगे। ठीक है, यहाँ b निकालना चाहते हैं तो a dt कर दीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, सॉरी इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आई कैप, हाँ जी, टी क्यू जे कैप। आप जैसे ही इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे फोर्स के साथ में, तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल रहा है। देखो आई का आई के साथ कर दीजिए 2t क्यू प्लस इसके संग मल्टीप्लाई कीजिए 3t5। कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर है इसका डी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 14 की। हाँ जी, 14 क्वेश्चन क्या कहता है कि 30 ग्राम का एक पार्टिकल है जो विस्फोट होता है। ओके, एक पार्टिकल है जिसका वैल्यू है 30 kg, और जो विस्फोट होता है फट जाता है। तो इनिशियल कंडीशन में ऐसा करते हैं, इसकी वेलोसिटी कितनी है, वो 0 है ही, लिख देते हैं। वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी क्या होगा, 0, मतलब पी इनिशियल कितना है, 0। जब ये टूटता है तो 2 पार्टिकल्स में टूटता है, एक 18 ग्राम का है, 18 kg का सॉरी, और दूसरा है 12 kg का। 18 kg वाले पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो 6 है, इसका जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड है। देन द कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 12 kg पार्टिकल। इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो इसका पार्टिकल का वेग भी चाहिए। तो वेलोसिटी निकालने का सीधा सबसे अच्छा तरीका होता है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो क्या लिखेंगे, P इनिशियल बराबर P फाइनल। P इनिशियल तो 0 है, P फाइनल क्या आएगा, 18 kg/6 प्लस 12/d2। आप इसको इधर लेके आएंगे तो लिखेगा, देखिए 18 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 12 माइनस में ये आ जाएगा b2, 12 से सॉरी ये 2 टाइम कैंसिल हो गए, 9 आ गया। तो जो b2 है वो -9 मीटर पर सेकेंड है। -9 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि ये 6 से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसमें आ रहा होगा उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन हमको इसका परिमाण लेना है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी माइनस का कोई रोल नहीं होता। तो हाफ mv² किसके लिए चाहिए, दूसरे पार्टिकल के लिए। तो हाफ मास कितना है जी, मास है उसका 12 kg, और 9 का स्क्वायर 6, 81 मल्टीप्लाई बाई 6 यदि आप करोगे दैट इज़ 486। आंसर 486, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी आपने कर ही लिया होगा, ये एनर्जी कंजर्वेशन से होने वाले हैं सब क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करोगे, हाफ mv² का बराबर कर दोगे हाफ kx² के साथ में। ठीक है, वापस बोल रहे हैं, हाफ kx² के बराबर किसको कर दोगे, हाँ जी किसको करेंगे, देखिए हाँ, हाफ mv² बराबर हाफ kx² करना है। हाफ से हाफ कट जाएगा, x² बराबर आ जाएगा mv²/k। m का मास दे रखा है 0.5 kg, वेलोसिटी 1.5 है, और k बराबर 50 है, और आंसर आ जाएगा इसका x बराबर 0.15 मीटर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 16 भी बिल्कुल इजी है। कार्बन 12 बिल्कुल इसके तरह ही है, कोई चेंज नहीं है। देखो 2 पार्टिकल हैं, वो रेस्ट में है, 6 12 है ये, और ये 2 पार्टिकल्स में डिवाइड होता है जिसका मास m1 और m2 है। ठीक है, b1 इसकी वेलोसिटी है, b2 इसकी वेलोसिटी है। देख काइनेटिक एनर्जी निकालो E1 अपॉन E2। तो देखो E1 अपॉन E2 चाहते हैं तो हाफ m1 b1² हाफ m2 b2²। आप मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या निकालेंगे, किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल देंगे। तो देखो m1 b1 m2 b2, m1 b1 माइनस m2, यह आ गया आपका वैल्यू ऑफ b2। इसको इधर ले आइए, m2 को नीचे ले जाइए, यहाँ वैल्यू रख देना,
आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, इसका वैल्यू आप यहाँ लिखोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी V2 का वैल्यू है तो यहाँ लिखोगे आपका आंसर आ जाएगा M2/M1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो 17 है, और ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है 100 kg/मीटर। ये कह रहा है एक इंजन रबर के नल, अच्छा बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, देखो अभी जो करवाया था उसके जैसा ही क्वेश्चन है ये भी, हमको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, अभी करवाया था सेम उसी तरीके से होगा, सीधा सीधा ऐसा करते हुए लिख देते हैं। हाँ, मार्कर चेंज करना पड़ेगा भाई। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, 1/2 mv³ का फॉर्मूला लगा दीजिए। मास कितना है, मास है, अच्छा ये पर यूनिट लेंथ मास आता है, ये दे रखा है उसने 100, और वेलोसिटी कितनी है 2 का क्यूब, तो 1/200 ये आ जाएगा 8/400। ठीक है, वाट में, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट है। 18 क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन भी इजी है, ये कोलिजन से हैं सारे क्वेश्चन। द्रव्यमान m का एक पिंड 36 में x अक्ष के अनुदिश v वेग से चलता है। ओके, पार्टिकल m है जो हॉरिजॉन्टल में x डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चलता है। ओके, पार्टिकल m है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चलता है। एक पार्टिकल और है 3m जो y एक्सिस में, एक पार्टिकल 3m मास का है, y एक्सिस में 2v वेलोसिटी से चलता है। ये दोनों टक्कर करने के बाद, कोलिजन करने के बाद एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो संयोजन का अंतिम वेग क्या होगा? ये एक दूसरे से बाद जो है जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो इसका जो वेलोसिटी क्या होगा? तो देखो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे अपन लोग। देखो ये m b i कैप प्लस, हाँ जी ये कहाँ जा रहा है 3m कितनी वेलोसिटी से 2b से, किस में j कैप में, और यहाँ है m प्लस 3m क्योंकि जुड़ गए हैं और वेलोसिटी v, यही आंसर आ जाएगा। ये क्या है 4m, नीचे ले आओ, mb/4m i कैप, ये आ गया 3m इंटू 2b j कैप/4m बराबर v वेक्टर वेलोसिटी। हाँ जी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका, यहाँ देख लेते हैं आंसर। m से m कट गया, b/4 i कैप, m से m कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 हो गया, प्लस 3/2 j कैप b वेक्टर, आंसर आ जाएगा इसका। आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, r त्रिज्या का एक सॉलिड स्फीयर है, हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है। ओके ठीक है, r रेडियस का है, इसका रेडियस r है। h हाइट पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाता है, तो द्रव्यमान केंद्र का इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कब होगा? ये कह रहा है कि यदि हम यहाँ फोर्स लगाएं तो क्या एक्सेलरेशन द्रव्यमान केंद्र का ज़्यादा होगा, या यहाँ लगाएं तो ज़्यादा होगा, या h=2r पे लगाएं तो ज़्यादा होगा? तो आपको बता दें जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड फोर्स अपॉन मास पे करता है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कहाँ लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। 20 कणों का एक सिस्टम है, एक निकाय है जो पार्टिकल द्रव्यमान केंद्र पर नहीं करता है। ओके, ये पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है वो किस पे डिपेंड नहीं करता। देखो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है m1 x1, या इसको ऐसा करें जनरल वे में लिखें तो RCM बराबर m1 r1 m2 r2/m1 प्लस m2। कहने का मतलब दो पार्टिकल रखे हैं और यदि वो एक डिस्टेंस पे हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास कई सारे तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कहने का मतलब डिपेंड किस किस पे करता है, पार्टिकल्स की मास पे ऑब्वियसली करता है, उस पर लगने वाले फोर्स पे नहीं करता, पार्टिकल की पोजीशन पे बिल्कुल करता है, और उनके बीच की डिस्टेंस पे करता है। ठीक है, तो फोर्स पे नहीं करता, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इस करेक्ट होगा। एक पार्टिकल कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके,
सी और ओ पार्टिकल हैं, डिस्टेंस दे रखी है उसकी, रहने दो। हाँ जी, डिस्टेंस दे रखी है। उस केस में क्या करने वाले हम लोग, ये सी है, ये ओ है, और इनकी डिस्टेंस है बीच की 1.12 -10 मीटर। तो ये डिस्टेंस है कार्बन मोनोऑक्साइड की। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ये मान लेते हैं हम फॉर एग्जांपल ये r के बराबर है, और सेंटर ऑफ मास यहाँ रखा है, ये है इसका ओरिजिन x बराबर 0, ये डिस्टेंस हो गई x, तो ये कितनी बचेगी फिर r माइनस एक्स। हाँ जी, फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे लगाएंगे देखो, m1x प्लस m2 r माइनस एक्स, हमने शायद कुछ उल्टा लिख दिया है। हाँ जी, फॉर्मूला क्या है, पहले पार्टिकल मतलब मास ऑफ सी कार्बन का, और इसका ओरिजिन से दूरी, हमने इस पे ही ओरिजिन मान रखा है, तो आंसर आ जाएगा 0। हाँ जी, ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका ओरिजिन से दूरी कितना है, पूरा r के बराबर है, अपॉन टोटल मास mc प्लस mo। अच्छा, RCM क्या है, RCM है ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की दूरी, वो x मान रखी है, तो x बराबर mc, ये तो 0 हो ही गया है, इसका 16 होता है, r कितना है, आ रहा है 1.12 10⁻10, mc 12, ये कितना है 16। चलिए सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ ही जाएगा इसका, तो 1.12 10⁻10 बटे 16, 12, 18, 28। हाँ जी, 4 7 7 7 दैट इज़ 7 1 4 42 6, और यह आ जाएगा 0.64, ऑप्शन ए आ रहा है इसका, ठीक है, x बराबर। हाँ जी, फॉर्मूला होता है RC, फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, RCM बराबर m1x1 m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो तरीका क्या है, RCM होता है ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, x1 होता है मास m1 का, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, x2 होता है मास m2 का ओरिजिन से डिस्टेंस। ये हमारा ओरिजिन x बराबर 0 माना है, ये सेंटर ऑफ मास माना है, यहाँ हमारा सेंटर ऑफ मास है। तो हमने देखा पहले मास का ओरिजिन से 0 डिस्टेंस है, दूसरे मास का ओरिजिन से पूरा डिस्टेंस है, तो r लिख दिया, सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से डिस्टेंस x है, तो s लिख दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है, चल जाएगा, और आपको ओमेगा नॉट भी दे रखा है, मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड दे रखी है आपको। देन कैलकुलेट, देखो फॉर्मूला है, हम लीनियर में इस्तेमाल करते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at²। हम लीनियर में इस्तेमाल करते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at², और एंगुलर में करते हैं थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल t प्लस हाफ अल्फा t²। ये t पूछ रहा है, वो हमसे थीटा पूछ रहा है, सॉरी। ओमेगा इनिशियल कितना दे रखा है उसने, 2, ओमेगा इनिशियल कितना है 2 रेडियन पर सेकेंड। टाइम कितनी देर बाद पूछा है उसने, 2 सेकेंड के बाद में। हाफ अल्फा कितना दे रखा है जी, अल्फा है 3, और टी पूछा है 2 सेकेंड के बाद में। हाँ जी, 4, ये एक बार कट जाएगा, 6 कितना आ गया, 4 6 10 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो रेडियन आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, इजी है 23। हाँ जी, एक पहिया है, चलो इसको इधर करवा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा इस वजह से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये कहता है कि एक व्हील है, इसको हमने बहुत अच्छे से हमारे वीडियोस में, कॉन्सेप्ट वीडियोस में बता रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस वो बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, ठीक है। चलिए, ये कह रहा है कि कोई पार्टिकल यहाँ पे ए है जो ज़मीन से अटैच है, इसको आधा घुमाया जाता है, तो फॉर एग्जांपल इसका कंडीशन जो है अब ये हो जाएगा कुछ देर बाद में। तो हमारा जब आधा घूमेगा तो ये जो पॉइंट है उठ के कहाँ पहुँच जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे, और हमारा जो पार्टिकल है पूरा आगे पहुँच जाएगा। हाँ जी, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना है 2πr, लेकिन उसने आधा कवर किया होगा ऐसे करके, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाना है, ये हो जाना है πr,
वापस बता रहे हैं, उसने कहा है आधा चक्कर घूमा है, तो ये आधी डिस्टेंस ही आएगी पाई आर। ये कितना है, ये हम जानते हैं 2r है, क्योंकि रेडियस r है तो ये व्यास उसका 2r हो जाएगा। उसने कहा है कि हमको डिस्प्लेसमेंट बताओ, पहले पार्टिकल यहाँ था, अब पार्टिकल यहाँ है, और डिस्प्लेसमेंट निकालने का हमने कई बार बहुत अच्छा तरीका बताया है कि आप इनिशियल कंडीशन में खड़े हो जाओ, फाइनल की तरफ देखो और सीधी लाइन खींच दो, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट s। तो s कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा तरीका दिख रहा है आपको, पाई r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। चलिए आगे आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, क्योंकि r बराबर यहाँ पे जो है वो 2r हो गए क्या, जो r है यहाँ पे वो 1 दे रखा है ना, तो आंसर आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं 24 कहता है मास m1 m2 r1 r2 त्रिज्या हैं, घूमती हैं वृत्तीय पथ पर, t टाइम लगाती हैं चक्कर पूरा करने में, तो बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन। अरे जी, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो होती है 2π/t, तो ω1 क्या होगा t1, ω2 क्या होगा 2π/t2। उसने कह रखा है कि दोनों को टाइम बराबर लगता है, जब टाइम भी बराबर लगता है तो ω1 और ω2 भी बराबर ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आपसे कि आवश्यक कार्य न्यूनतम होगा। देखो हम चाहते हैं कि जो घूर्णन है वो आसानी से हो, अच्छे से हो, तो हमको वर्क कम करना पड़ेगा। तो ये कब कंडीशन होती है, जब वो अपने सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन रख के घूमे, तो हमको बस वो डिस्टेंस फाइंड करनी है जहाँ सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। वापस बोल रहे हैं, यदि इसको आपको न्यूनतम कार्य के साथ घुमाना है तो आपका जो एक्सेस है वो सेंटर ऑफ मास पे होना चाहिए। अभी तरीका बताया था सेंटर ऑफ मास निकालने का। यदि ये पार्टिकल m1 है, यदि ये पार्टिकल m1 है और यदि ये पार्टिकल m2 है, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, l दे रखा है, ठीक है। चलिए यहाँ मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास है x पे, ये x हो गई, तो ये कितना है जी, ये l-x है, उसमें शो भी कर रखा है और वैसे भी l-x ही होगा। ये ओरिजिन मान लेते हैं x बराबर 0 का, तो वही तरीका है RCM बराबर m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2, मतलब पोजीशन m1 से पोजीशन m2 से m1 प्लस m2। RCM बराबर, हाँ जी, m1 क्या कहता है, m1 डिस्टेंस कितनी है, x1 0 है क्योंकि ओरिजिन पे खुद है वो, प्लस m2 इंटू l, x2 कितनी होगी, ओरिजिन से दूरी, अपॉन m1 प्लस m2, और सेंटर ऑफ मास की कितनी दूरी है x, तो x बराबर कितना आ गया, m2l अपॉन m1 प्लस m2। कौन सा ऑप्शन है आप देख लीजिए, ऑप्शन है इसका सी, ठीक है। चलिए 26, ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिएगा आप, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वैसे हम क्या सोच रहे हैं कि आपको स्पेशल क्वेश्चंस जो इस टेस्टों में आ रहे हैं उनका वीडियो भी एक अलग से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे आप इन चीज़ों में थोड़ा सा सेपरेशन कर पाएँ। 26 कहता है कि एक आर वेक्टर है, दैट इज 2i कैप 6j कैप माइनस 12k कैप। एफ वेक्टर क्या कहता है, वो है अल्फा i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ओके, कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा, वो निकाल देंगे सर, बताइए कब। उसने कहा है कि आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। ध्यान से देखो, हम पढ़े थे F बराबर लीनियर में dp/dt, और जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट या कंजर्व। वैसे ही एंगुलर में होता है टॉर्क बराबर dl/dt, मतलब एंगुलर मोमेंटम है। तो जब टॉर्क 0 होगा तो L क्या होगा, कांस्टेंट या कंजर्व होगा। तो हमको क्या करना है, R और F दे रखा है, तो टॉर्क R क्रॉस F करना है, इसको 0 कर देना है, तो अल्फा का वैल्यू आपको मिल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और ये आई थिंक माइनस बनाएगा, ठीक है, कैलकुलेट कीजिएगा। चलिए वेक्टर प्रोडक्ट ही करना है बस। 27 क्या कहता है,
27 कहता है कि पार्टिकल रेस्ट से 50 सेंटीमीटर रेडियस की कोई एक समान डिस्क पर, ओके, और उसके बाद घूमने ठीक 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 2 रेडियन पर सेकेंड उसका नियत कोणीय त्वरण उत्पन्न करता है, तो उसका नेट एक्सेलरेशन। देखो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, दुनिया में 2 तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, ध्यान रखना, पहला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमारा जो नेट एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल प्लस सेंट्रीपिटल होगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, जो किसी भी सर्कुलर मोशन में उसके वेलोसिटी को इंक्रीज करता है वो टेंजेंशियल होता है, और सर्कुलर मोशन किसकी वजह से होता है, सेंट्रीपिटल की वजह से, ठीक है। तो चलिए यदि इसका नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब ए टी और ए सी चाहिए, ए सी होता है बी स्क्वायर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वायर आर, तो हमको वी चाहिएगा, और क्या दे रखा है, अल्फ़ा दे रखा है। तो चलिए एक फॉर्मूला पढ़े थे हम, ए बराबर अल्फ़ा इंटू आर। तो ए बराबर अल्फ़ा कितना दे रखा है, अल्फ़ा दे रखा है 2, और रेडियस कितनी 50 सेंटीमीटर है, तो -2 कर लो, कितना आ गया 100 आ गया ना, हाँ, तो ये 1 आ जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब हमको चाहिए कौन सा, वी स्क्वायर अपॉन आर, ए सी। तो देखो बी बराबर यू प्लस ए टी हमने पढ़ा है, बी बराबर यू कितना है इनिशियल में पता है क्या आपको, दे रखा है उसने, ठीक है। यदि इसको हम कार्य करें 0, ए कितना है, 1 ए है, टाइम कितने बाद पूछ रहा है, 2 के बाद, तो बी कितना आ गया, यह आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। यदि हम इससे ए सी कैलकुलेट करें तो क्या लिखेंगे, ए सी यदि कैलकुलेट करें तो 2 का स्क्वायर अपॉन आर कितना है जी, आर 50 है, 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 इसको लिख दें, तो ए सी कितना आ गया, ये आ गया 4/0.5, या इसको 8 लिख सकते हैं, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन में वैल्यू रख दो, ए बराबर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, हाँ जी, रूट 1 प्लस 64, ये ऑलमोस्ट 64 के बराबर ही है, आंसर लगभग 8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ही आ जाएगा। चलो 28, एक बलागुणित टॉर्क 1000 न्यूटन मीटर, और पार्टिकल का जो आघूर्ण है आई वो है 200, कोणीय वेलोसिटी क्या होगी, बहुत अच्छा, एक पार्टिकल का आघूर्ण दे रखा है, इसका जड़त्व आघूर्ण उसके अक्ष के प्रति ये है, 3 सेकंड के बाद उसका कोणीय वेग क्या होगा। चलिए करते हैं कोशिश। हाँ जी, टॉ बराबर हम क्या जानते हैं, आई अल्फ़ा होता है, कैसे पता लगेगा, एफ बराबर एम ए होता है, तो हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं एंगुलर, तो टॉ अपन आई कर देंगे। टॉ कितना दे रखा है, टॉ दे रखा है 1000, आई कितना दे रखा है, आई दे रखा है 200, ये आ गया 5। चलिए 5 दे दिया, 3 सेकंड के बाद वो पूछ रहा है कोणीय वेग, तो आई थिंक ओमेगा बराबर 0 प्लस अल्फ़ा टी। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा 5, 3 सेकंड के बाद पूछ रहा है, ये आ गया 15 रेडियन पर सेकंड। ये 0 इसलिए रखा है क्योंकि ओमेगा इनिशियल है। हाँ जी 29 देखिए, ये आपको समझ आ गया होगा, हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, ओमेगा बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी। ये फॉर्मूला होता है एंगुलर एक्सेलरेशन में, सॉरी एंगुलर मोशन में, कंपेयर इससे कर सकते हैं आप, ठीक है। ये और ये दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं, केवल एंगुलर और लीनियर का अंतर है। 29 तो अच्छा ठीक है, करवा दिया, 18 इसका आंसर, ठीक है, ये वाला ही आंसर है। हाँ जी अगला देखिए, विभिन्न द्रव्यमानों के 3 एक्स पर इस प्रकार रखे हैं, ओके, एक्स 300 ग्राम मूल बिंदु पर रखा है, यहाँ रखा है 300 ग्राम का पार्टिकल, और ये पोजीशन एक्स बराबर 0 की। दूसरा रखा है एक्स बराबर 40 पे, और तीसरा रखा है 70 पे, और पार्टिकल है 500 ग्राम,
और ये 400 ग्राम। तो कैलकुलेट द एक्स सेंटर ऑफ मास से दूरी, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला अभी लिखवाया था हमने आपको, एम आर सॉरी एक्स सी एम, ठीक है। यह है M1 X1, M2 X2, M3 X3 अपॉन टोटल मास M1 M2 M3। हाँ जी, M1 X1 कितना है जी, ये है M1 300 ग्राम, X1 कितना है 0 क्योंकि ओरिजिन पे। दूसरा है 500 ग्राम, X1 कितना है 40, ये है 400, ये है 70 प्लस, हाँ जी 300 प्लस 500 प्लस 400, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है, XCM। हाँ जी 30 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन रिपीट है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ये इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज लास्ट डे है 18 जुलाई। इसके बाद ये टेस्ट का जो अमाउंट है वो 1000 हो जाएगा। जितनी प्रॉब्लम्स बाकी की आ रही हैं सभी को धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और हम चाहेंगे आपके लिए एक स्पेशल, जैसे कुछ अच्छे क्वेश्चन अभी हमने करवाए थे, इनके लिए एक स्पेशल छोटे छोटे वीडियोज़ लाए जाएँ जिससे आप इन कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद रख सकें। थैंक यू।